हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हमने एमएससी मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर्स एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और आज की इस लेक्चर सीरीज में हम हमारा लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर 2 में हम हमारी नेक्स्ट 10 प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथियों, जो टॉपिक आपके थोड़े से डिफिकल्ट हैं उन टॉपिक्स के ऊपर हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाने की कोशिश करेंगे ताकि अगर उन टॉपिक्स पर फ्यूचर में अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सको। जैसा कि ये 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में फॉर टू गिवन कनफोकल कॉनिक्स इफ द टेंजेंट ड्रॉन वन टू ईच आर परपेंडिकुलर देन द लोकस ऑफ द टेंजेंट इज। हमें कोई दो कनफोकल कॉनिक्स दिए हैं और इन दो कनफोकल कॉनिक्स के एक एक के ऊपर एक एक टेंजेंट ड्रा किया है और वो टेंजेंट इस हिसाब से ड्रा किया है कि वो आपस में परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करने लग रहा है। तो जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट्स के लोकस निकालने हैं। तो एक बार तो हम कनफोकल कोनिक्स की डेफिनेशन समझते हैं कि कनफोकल कोनिक्स होता क्या है। ऐसे कोनिक्स जिन सभी के जो फोकाई हैं वो आपके सेम हो, ऐसे सिस्टम ऑफ कोनिक को हम कनफोकल कोनिक्स बोलते हैं। जैसे आपका ये पैराबोला है, ये इस फोकस के विद रिस्पेक्ट टू है। सिमिलरली इससे नेक्स्ट वाला पैराबोला, इन सभी पैराबोला का जो फोकस है वो एफ ही है, तो इनको बोलेंगे हम कनफोकल पैराबोला। मान लेते हैं ये इलिप्स है, इनकी ये दो फोकाई हैं। फोकस का प्लूरल होता है साथियों फोकाई। तो अगली नेक्स्ट वाली इलिप्स भी इन दो फोकस के कोरस्पोंडिंग ही ड्रा की हुई है, तो इनको बोलेंगे हम कनफोकल कोनिक। और सिमिलरली आपके ये हैं कनफोकल हाइपरबोला। जैसा कि फोकस जो होता है साथियों वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो इस बात का मतलब है कि कनफोकल कोनिक्स के अंदर जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी सेम होती है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए किसी ना किसी कनफोकल कोनिक्स की जनरल इक्वेशन लेके चलनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए मुझे दो कनफोकल कोनिक्स चाहिए। तो हम कनफोकल एलिप्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि एक एलिप्स आपकी बिल्कुल आउटर वाली है और एक इसे जस्ट इनसाइड वाली। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप इस एलिप्स के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रा करते हो और अंदर वाले के ऊपर इस हिसाब से आप टेंजेंट ड्रा करते हो कि ये दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस पॉइंट ऐसे ऐसे आप कितने पॉइंट्स ऑब्टेन कर सकते हो। जैसे मैंने ये टेंजेंट ड्रा किए हैं ऐसे ऐसे, तो आप हर जगह पर बहुत सारे टेंजेंट बना सकते हो और वो सारे के सारे टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो आप उन सभी पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने के बाद जो कर्व बनेगी आपको वो बतानी है। कर्व आपकी एलिप्स बनेगी या हाइपरबोला बनेगी या सर्कल बनेगी या स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो जल्दी से साथियों हम इस सारे के सारे कंसेप्ट को समझते हैं, क्योंकि हमें कनफोकल एलिप्स की जनरल इक्वेशन चाहिएगी। जैसा कि जनरल इक्वेशन आपकी होती है साथियों ये कि एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस लेमडा इज इक्वल टू 1। अगर किसी साथी को ये समझना है कि ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो हम किन्हीं दो कनफोकल एलिप्स की इक्वेशन लेके चलते हैं। एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वेयर बाय अल्फा स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। और इस इक्वेशन से हम एलिप्स की जो फोकाई है उनके कोऑर्डिनेट निकालेंगे और इस इक्वेशन से भी हम फोकाई के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और उन दोनों कोऑर्डिनेट को जब हम कंपेयर करेंगे तो आपकी जनरल इक्वेशन जो होती है कनफोकल एलिप्स की वो फाइंड आउट होके आ जाएगी। ठीक है साथियों, आप जनरल जब इक्वेशन फाइंड आउट होके आ जाती है तो हमें इस पॉइंट्स के लोकस चाहिए। इस पॉइंट के लोकस निकालने के लिए मुझे इन दो टेंजेंट की इक्वेशन चाहिएगी। तो मान लेते हैं कि आपकी जो ये टेंजेंट है इसकी इक्वेशन हमने मान ली नॉर्मल फॉर्म के अंदर एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू P1। P1 है साथियों इस टेंजेंट का आपके ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और अल्फा है कि इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ने आपकी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया। जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं और दो लाइन जब आप में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके जो स्लोप होते हैं उनकी स्लोप की जो प्रोडक्ट होती है वो -1 होती है। तो जो दूसरा टेंजेंट होगा उसकी जो इक्वेशन होगी साथियों वो होगी आपकी एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कोस अल्फा इज इक्वल टू P2। क्योंकि डिस्टेंस तो आपका चेंज हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो दूसरे वाली जो टेंजेंट हो उसका भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से सेम हो। तो इन दोनों लाइंस की इक्वेशन हमने लिख दी है और ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। आप स्लोप को चेक कर सकते हो। स्लोप अगर आपको चेक करना होता है तो हम स्लोप इस तरीके से चेक करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c, जो x का कोफिशिएंट देखते हैं और y का कोफिशिएंट हमें यूनिटी बनाना होता है। तो आप इस वाली टर्म को उठाकर दूसरी साइड ले जाओ और y का कोफिशिएंट यूनिटी बना लो। सिमिलरली आप चेक करोगे तो दोनों की प्रोडक्ट -1 आ जाएगी। अब इस लोकस को फाइंड आउट करने के लिए हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करेंगे साथियों। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी
ये इस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के ऊपर साथियों आपका स्फीयर हो, कोन हो या सिलेंडर हो, या आपका जो स्टार्टिंग का सबसे पहला चैप्टर होता है जर्नल कोनिक की इक्वेशन, उसमें इस कंसेप्ट के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम कोई भी जर्नल इक्वेशन लेते हैं, 2 डिग्री की कोई जर्नल इक्वेशन ली हमने, ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। एक लाइन की इक्वेशन ले ली साथियों, lx प्लस my इज इक्वल टू n। तो आप सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर इसका प्रूफ पढ़ के आते हो साथियों कि ये लाइन आपकी इस कोनिक के ऊपर टेंजेंट होगी। उसकी जो कंडीशन होती है साथियों, वो एक बड़ी सी इक्वेशन होती है, al² प्लस कैपिटल bm² प्लस cn² प्लस 2fmn प्लस 2gnl प्लस 2hlm इक्वल टू 0। इस सारी की सारी कंडीशन को समझते हैं साथियों। यही कंडीशन आपकी इस क्वेश्चन के अंदर वर्क करेगी। जो आपके कैपिटल ए, एक हम डिटरमिनेंट बनाने जा रहे हैं, ये डिटरमिनेंट आपका इन जो हमने जर्नल इक्वेशन ली है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसके कोरस्पोंडिंग बनता है। इसकी जो आपकी स्टैंडर्ड जो आपका डिटरमिनेंट बनेगा वो साथियों बनेगा, ए डायगोनल्स के ऊपर होंगे ए बी सी, यहाँ पर होगा एच, ये भी एच, यहाँ पर जी, यहाँ पर भी जी, ये एफ और ये एफ। इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। तो जो आपका कैपिटल ए शो कर रहा है साथियों, वो आपका कैपिटल ए शो कर रहा है स्मॉल ए के कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर। स्मॉल ए के कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर कैसे निकलता है, जिस रो में और जिस कॉलम में आपका ए आया है उसको हटा देते हैं और जो बचा हुआ था उसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं। तो इस कैपिटल ए का मतलब है बी सी माइनस एफ स्क्वायर। तो ये आपकी कंडीशन होती है अगर आपके पास कोई 2 डिग्री की इक्वेशन गिवन हो और आपके पास ये लाइन हो, ये लाइन आपकी इस कोनिक के ऊपर टेंजेंट होगी अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो जैसा कि हमने अज्यूम किया है कि हमने ये वाली जो आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है वो इस कोनिक के ऊपर टेंजेंट है। सिमिलरली जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो भी इसके ऊपर टेंजेंट है। तो आप इस टेंजेंट की कंडीशन को अप्लाई करोगे यहाँ पर, और उस टेंजेंट की इक्वेशन कंडीशन को अप्लाई करोगे तो आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी साथियों। उन 2 इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो अपने आप में वो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस बात का मतलब 2 कन्फोकल कोनिक के कोरस्पोंडिंग जब आप 2 टेंजेंट परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा करते हो तो जो टेंजेंट जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट अपने आप में सर्कल बनता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन है आपका, रेडियस ऑफ स्फीयर। दिस आपके पास एक स्फीयर की इक्वेशन है और इस स्फीयर का आपको रेडियस निकालना है। जैसा कि साथियों हम स्फीयर की जो जनरल इक्वेशन लेते हैं, ax² प्लस ay² प्लस az² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। मैंने वहां पर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ली थी वो कोई भी 2 डिग्री की इक्वेशन की ली थी साथियों। यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट आपके a और b डिस्टिंक्ट थे और इस इक्वेशन के अंदर z जो थर्ड वेरिएबल है वो नहीं आता। आपकी स्फीयर की इक्वेशन के अंदर थर्ड वेरिएबल आएगा। अगर आपको देखते ही पता लगाना है कि आपकी जो इक्वेशन है वो स्फीयर की है या नहीं है, तो x, y और z इन सभी के स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए और कहीं पर भी आपका एक्स वाई या वाई जेड या एक्स वाई जेड आपस में कहीं पर भी मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। जैसा कि ये आपके पास ये इक्वेशन है, स्फीयर की इक्वेशन है। तो अगर आपको इस स्फीयर की इक्वेशन से अगर आपको रेडियस निकालना है तो रेडियस का डायरेक्ट फार्मूला होता है, रेडियस होगा साथियों आपका ये इस इक्वेशन को आप इसके साथ कंपेयर करके ए यू वी डब्ल्यू और डी की वैल्यू निकाल लेना और जो रेडियस का फार्मूला होगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए डी अपॉन ए। तो जब आप इस इक्वेशन को इसके कंपेयर करते हो तो जो u की वैल्यू आएगी साथियों वो आएगी आपकी -1, आपके v की वैल्यू होगी 2 और w की वैल्यू होगी 1। और इस इक्वेशन के अंदर जब आप पुट करोगे -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 4 प्लस 5 a है आपका 2। तो इस इक्वेशन को जब आप सोल्व कर आंसर निकाल सकते हो। अब सारा का सारा काम कैलकुलेशन का है। इस इक्वेशन के मैं आपको रेडियस और सेंटर के कोऑर्डिनेट और बताना चाहूंगा साथियों। जो सेंटर आपका निकल के आएगा, सेंटर होगा आपका -u अपॉन a माइनस v अपॉन a और -w अपॉन a। ये आप जब आप इन दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपके पास u v w की जैसे कि ये वैल्यू निकल के आई है और इसके अंदर आपका जो a की वैल्यू वो 2 है तो सेंटर होगा -1/2, 1 और 1/2। इस तरह का क्वेश्चन आने की भी काफी संभावना है क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर टाइम भी कम लगता है। थर्ड क्वेश्चन है, द कंडीशन दैट द प्लेन lx प्लस my प्लस nz may touch the cone 4x² - y²
प्लस 3z² इज इक्वल टू 0। ये साथियों बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया है। वहां पर आपके पास इसमें हमने कोई 2 डिग्री की स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके चले थे और यहां पर हमने लाइन की इक्वेशन ली थी। अब हमारे पास कोन की इक्वेशन गिवन है और आपके पास प्लेन दे रखा है कि हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि जो आपका प्लेन है वो आपका इस कोन को टच करेगा। इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले जो काफी स्टूडेंट्स के माइंड में जो कंफ्यूजन होती है कि जो कोन होता है वो आपका दिखने में केवल ऐसा ही होता है, इस बात को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि कोन की शेप ये नहीं होती साथियों। जब आप कोन की डेफिनेशन पढ़ते हो, कोन की डेफिनेशन के अंदर एक पॉइंट फिक्स होता है जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, और एक आपकी लाइन होती है जो कि आपकी रिवॉल्व करती है। जैसे कि अगर ये आपका वर्टेक्स है और ये आपकी जो लाइन है ये रोटेट आपकी करेगी। जैसे अगर ये आपका फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर कैसी भी शेप बनी हुई हो, जैसे मैं 1 मिनट के लिए यहां पर अगर मैं ये स्क्वायर लेता हूं तो इस लाइन ने इसके ऊपर रोटेट होना है, तो जो भी शेप बनती है वही आपकी कोन कहलाती है। तो जरूरी नहीं कि कोन का जो बेस होता है वो सर्कल हो, कोन का बेस आपका स्क्वायर भी हो सकता है। और एक बात और क्लियर करना चाहूंगा मैं कि यहां पर आपको 2 डिग्री की इक्वेशन गिवन है। कोन की जो इक्वेशन है, जर्नल इक्वेशन, वो कितने भी डिग्री की हो सकती है। जो हम अंडर ग्रेजुएट में सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ते हैं वहां पर हम नॉर्मली क्वाड्रिक कोन ही पढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्वाड्रिक कोन ही गिवन है। तो फिर से वही काम, पहले हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपकी कोन की वो लिखते हैं ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसी भी क्वाड्रिक कोन की। तो और आपके पास प्लेन की इक्वेशन है lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। फिर से हम वही कंडीशन के लिए जो मैंने आपको फर्स्ट के अंदर बताई थी, कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके चेंज हुए हैं। फर्स्ट के अंदर आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 ही थे, यहां पर आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हो चुके हैं। लेकिन अगर हम इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में याद कर लें तो इन क्वेश्चन को करना काफी आसान है। जैसे कि जो कंडीशन है आपकी वो कंडीशन वही है साथियों जो हमने वहां पर बताई थी, al² प्लस bm² प्लस cn² प्लस 2fmn प्लस 2gnl प्लस 2hlm इक्वल टू 0। याद करने का भी तरीका abc lmn fgh और जो आपस में मल्टीप्लाई हुए mn nl और lm। और इस कंडीशन में जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, जो आपका a होता है और जो हम डिटरमिनेंट बनाते हैं a b c, डायगोनल के ऊपर है a b c, यहाँ पर आपका f, यहाँ पर आपका h h, ये आपका g g और यहाँ पर f है, ये f। तो जो आपका कैपिटल A है वो स्मॉल a के कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर है। तो इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं। आपके क्वेश्चन में स्टैंडर्ड इक्वेशन ना देकर कोन की कोई पर्टिकुलर कोन की इक्वेशन दी हुई थी, तो हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके हमारे ए बी सी इन सभी की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब हम इस डिटरमिनेंट में पुट करेंगे तो हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एफ इन सभी की वैल्यू निकालकर हमारे इस कंडीशन के अंदर पुट कर देंगे तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप डिटरमिनेंट बनाने में कितना टाइम लोगे, हार्डली हाफ मिनट। और इस कंडीशन को याद करके जाना है क्योंकि यही कंडीशन आपकी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर भी, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो आपका 11th क्वेश्चन था उसके अंदर भी बिल्कुल एज इट इज थी। बस आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल 2 थे, यहाँ पर आपके वेरिएबल 3 है और सारा का सारा फॉर्मेट वैसा ही है। उम्मीद है साथियों आपके माइंड से कौन से रिलेटेड जो भी आपकी फिगर थी वो क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। 14th क्वेश्चन, द पोल ऑफ द प्लेन दिस विद रिस्पेक्ट टू द कोनिकोइड ax² प्लस by² प्लस cz² इज इक्वल टू 1। हमें बताना है कि ये आपका कोई प्लेन है, इस प्लेन का पोल फाइंड आउट करना है इस कोनिकोइड के विद रिस्पेक्ट टू। कोनिकोइड जैसा कि हम पढ़ते हैं सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर, पैराबोलॉइड, एलिप्सोइड, हाइपरबोलॉइड, तो सारे के सारे कोनिकोइड्स हैं। तो सबसे पहले मैं पोल की डेफिनेशन बताता हूं साथियों कि पोल होता क्या है। तो ये तो आपका जो क्वेश्चन है वो केवल आर्टिकल के ऊपर है, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। एक बार पोल को समझते हैं कि पोल होता क्या है।
मान लेते हैं आपके पास ये कोई कोनिकोइड गिवन है और ये कोई पॉइंट P है, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 1 मिनट के लिए जूम कर लेते हैं हम x1 y1 और z1। तो इस पॉइंट P से जब आप कोई भी कोड खींचोगे तो ये कोड आपकी इस कोनिकोइड को 2 पॉइंट्स के ऊपर काटेगी। इन पॉइंट्स के भी नाम लिख लेते हैं हम, एज्यूम कर लेते हैं Q और R। तो पोल को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड आता था, पोलर प्लेन। इन दोनों टर्म्स के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कई बार वो आपसे पोल के कोऑर्डिनेट्स पूछ लेता है, कई बार वो आपसे पोलर प्लेन के इक्वेशन पूछ लेता है, कई बार आपसे वो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन पूछ लेता है। इसके बारे में भी बात करेंगे, टेंजेंट प्लेन होता क्या है। पोलर प्लेन को समझने के लिए, जैसे कि इस पॉइंट P से कोड ड्रा की और इस कोड ने इस आपके कोनिकोइड को 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट किया, Q पॉइंट और R पॉइंट। आपको इस पूरी कोड के अंदर एक ऐसा पॉइंट S ढूंढना होता है कि जब मैं इस PS को कंसीडर करूं, PS ये S पॉइंट हमने इस हिसाब से ढूंढा है कि इस PS को जो आपका Q पॉइंट जिस रेशो में डिवाइड करता है इंटरनली, क्योंकि आपका Q पॉइंट इस PS के अंदर है, उसी रेशो में आपका जो R पॉइंट है इस PS को उसी रेशो में डिवाइड करे। ये ऐसा पॉइंट S ढूंढ के लाना होता है। तो ऐसे ऐसे एस तो आपको काफी सारे मिल सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट P से मैंने कोई एक कोड खींची थी, ऐसे ऐसे आप तो इनफाइनाइट मैनी कोड खींच सकते हो, और हर कोड्स के ऊपर ऐसा ऐसा कोई ना कोई एस पॉइंट जरूर मिलेगा जो इस तरीके का बिहेवियर रखता होगा। तो इन सभी पॉइंट्स का जब हम लोकस फाइंड आउट करते हैं कि जिस प्लेन के ऊपर आपके ये एस लाई करेंगे उसको हम बोलते हैं पोलर प्लेन। और इस पोलर प्लेन को ड्रा करने के लिए हमने जिस पॉइंट का यूज किया उसको बोलते हैं हम पोल। जो आपकी पोलर प्लेन की इक्वेशन होती है साथियों, जैसे कि मैंने आपको पोलर प्लेन की डेफिनेशन बताई, पोलर प्लेन की इक्वेशन होगी, अगर आपके पास कोनिकोइड की स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + by² + cz² = 1 गिवन है और पोल के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 z1 है, तो पोलर प्लेन की इक्वेशन होगी ax(x1) + by(y1) + cz(z1) = 1। और यही इक्वेशन आपकी टेंजेंट प्लेन की होती है। अगर टेंजेंट प्लेन के बारे में समझना हो कि टेंजेंट प्लेन कैसा होता है, तो आप समझ सकते हो, जैसे आपके पास अगर कोई फुटबॉल है, फुटबॉल के ऊपर अगर आप 1 मिनट के लिए आपको कोई हार्ड बोर्ड रखते हो, तो वो बोर्ड आपके फुटबॉल को एक पॉइंट के ऊपर टच करेगा, वो बोर्ड उस फुटबॉल के लिए टेंजेंट प्लेन है। तो टेंजेंट प्लेन और पोलर प्लेन की एग्जाम के अंदर इक्वेशन पूछ ली जाए तो दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम होती हैं। पोल आपका, जैसे कि पोल के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 की अगर यहाँ पर आपको 2 3 4 दे दे तो आपको केवल यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करनी है। जैसा कि हमें से तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अगर आपके पास पोलर प्लेन हो और कोनिकोइड हो तो पोल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। हमसे पोलर प्लेन की इक्वेशन दे रखी थी, तो इस कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम, जैसा कि हमें अभी अभी बताया कि पोलर प्लेन की इक्वेशन ये होती है, इसको आप इसके साथ कंपेयर करते हो। तो जैसे कि आप जब इनको कंपेयर करते हो तो ax आपका है l के ax, क्योंकि रेशियो सेम होनी चाहिए, ax/l by/m और आपका cz ax1/l by1/m और cz1/n, और ये आपका होना चाहिए रेशो, क्योंकि हम जो आपके कांस्टेंट उनकी रेशो भी सेम होनी चाहिए 1/p। यहां से अब x1 की वैल्यू निकालते हो, x1 की वैल्यू आएगी साथियों l/ap। सिमिलरली आप y1 और z1 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पोलर प्लेन, टेंजेंट प्लेन और पोल के बारे में पूछ ले तो आप ये क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं साथियों। आज सॉलिड ज्योमेट्री के ही सारे के सारे क्वेश्चन आने लग रहे हैं। नेक्स्ट भी सॉलिड ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कट्स द पैराबोलॉइड दिस इन ए कोनिक विद सेंटर एट द पॉइंट 2 3 4। अब हमसे पूछा गया है कि आपके पास एक पैराबोलॉइड गिवन है x² - 2y² = z, और इस पैराबोलॉइड को, जैसा कि आपके पैराबोलॉइड 2 टाइप के होते हैं, एलिप्टिक पैराबोलॉइड और हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। एलिप्टिक पैराबोलॉइड के बारे में बात करते हैं। जैसे ही अगर आपका एलिप्टिक पैराबोलॉइड है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब इसको कोई प्लेन आप किसी प्लेन से अगर इसको कट किया जाए तो जो शेप बनती है, जो शेप आपकी प्लेन के ऊपर रह गई, वो शेप आपकी किसी ना किसी कोनिक की बनती है, और उस कोनिक के हमें सेंटर दे रखे हैं। तो हमसे पूछा है उस कोनिक की इक्वेशन क्या होगी। उस कोनिक की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए साथियों, आपकी सॉलिड ज्योमेट्री के बुक के अंदर ये सारा का सारा आर्टिकल है कि अगर आपको उस कोनिक की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो वो इक्वेशन निकल के आती है t = s1। टी होता है साथियों आपके जो भी आपको कोनिकोइड दे रखा है और उस कोनिकोइड की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और s1 होता है
कि आपके पास जो कोनिकोइड की इक्वेशन थी उसके अंदर आप पॉइंट्स को पुट कर दो। तो जैसा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने अभी अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकालना सिखाया कि आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कोनिकोइड की टर्म्स में कैसे निकालते हो। तो जैसे कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, आपके पास ये पैराबोलॉइड था, तो इसके कोरोस्पोंडिंग जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी वो होगी साथियों x(x1 माइनस 2y(y1) 1/2। जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी साथियों वो होगी x(x1 माइनस 2y(y1) माइनस 1/2 z प्लस z1 इक्वल टू 0। ये आपकी t के इक्वल है और s1 होता है। हम इस इक्वेशन के अंदर x y z की जगह हमारे ये पॉइंट्स पुट कर देते हैं, तो जो आपकी इक्वेशन है वो इक्वेशन फाइंड आउट होके आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 16th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्राइम इज इनफाइनाइट। काफी फेमस थ्योरम है, ये हमें बताना है कि ये किस थ्योरम की स्टेटमेंट है। जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको बताती है कि इफ n greater than 1 is any number, then this number can be expressed as this n can be expressed as product of prime factor, product of prime factors in unique way, in unique way। ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की स्टेटमेंट है, लेकिन हमें तो द नंबर ऑफ प्राइम इनफाइनाइट इसके बारे में पूछा है। यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम होती है साथियों, इफ p इज एनी प्राइम नंबर एंड इफ p डिवाइड्स ab देन ईदर p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b। इस बात का मतलब यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम भी जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है वो यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम भी इसका ऑप्शन नहीं है। यूक्लिड सेकंड थ्योरम होती है साथियों, नंबर ऑफ प्राइम इज इनफाइनाइट। और जो विल्सन थ्योरम है, इफ p इज प्राइम number then p minus 1 factorial congruent to minus 1 mod p। इस कॉन्ग्रेंस के बारे में हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं साथियों। 17th क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है कि जब आप 2⁻20 को 7 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। जैसा कि जो आप किसी भी नंबर को, जैसे मैंने अगर इस नंबर को 7 से डिवाइड दिया तो ये तो जाहिर सी बात है जो रिमाइंडर होगा वो 7 से छोटा होगा और वो 7 से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन साथियों आपका लीनियर कॉन्ग्रुएंस के ऊपर डिपेंड है। लीनियर कॉन्ग्रुएंस, जैसा कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन होती है a कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n। इस बात का मतलब है कि जो आपका n है वो a माइनस बी को डिवाइड करेगा। अगर n आपका a माइनस बी को डिवाइड करता है तो उसको कॉन्ग्रुएंट की टर्म में हम लिखते हैं a कॉन्ग्रुएंट b मोड n। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 1 मिनट के लिए मैंने a को ले लिया आपका 27 और b को ले लिया हमने 6 और n है आपका 7, तो 7 डिवाइड्स 27 माइनस 6, ये इसको डिवाइड कर जाएगा 7 डिवाइड्स 21। तो इसका मतलब इस फॉर्म को लिखने का एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस भी एक तरीका है और ये आपका क्वेश्चन लीनियर कॉन्ग्रुएंस के ऊपर है। इस बात को हम बोलते हैं कि आपका जो a है वो b के कॉन्ग्रुएंट है मोड n। सिमिलरली b आपका a के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं साथियों। 2 की पावर 1 होगा साथियों 2 ही, और वो 2 आपका खुद के इसके ही कॉन्ग्रुएंट होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम 3 रिजल्ट्स का यूज करेंगे कि अगर आपका b के कॉन्ग्रुएंट हो और b अगर आपका c के कॉन्ग्रुएंट हो तो आपका a c के कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब कि अगर n a माइनस b को डिवाइड करता हो और n अगर आपका b माइनस c को डिवाइड करता हो तो n आपका a माइनस c को भी डिवाइड करेगा। एक तो इस रिजल्ट का यूज करेंगे साथियों, एक कि अगर a आपका b के कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों की प्रोडक्ट a b कॉन्ग्रुएंट होगा b c के मोड n। इस रिजल्ट का यूज करेंगे। तो जैसे कि 2 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंट 2 मोड n, जैसे कि 7 आपका 2 माइनस 2 0 को डिवाइड करता है, तो 2 की पावर 2 इस कॉन्ग्रुएंस को मैंने इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, आपको a कॉन्ग्रुएंट b मोड n है और b कॉन्ग्रुएंट c मोड n है, तो आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 2 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 4 मोड 7। हमें तो 2 की पावर 20 निकालनी है। 2 की पावर 20 निकालने के लिए 2 एक पावर और इंक्रीज करते हैं, 2 रेज टू पावर 3, तो यहाँ पर 4 2 8 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना साथियों,
जैसे 8 आ चुका है और 2 की पावर 3 आपका 8 के कॉन्ग्रुएंट है, और 8 को अगर मैं 7 से डिवाइड दूं तो जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। इस बात का मतलब जैसे मैंने आपको यहां से बताया कि जो ये एलिमेंट होते हैं, ये ए वाला एलिमेंट अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होता है, तो इसका मतलब जो 8 है वो आपका 1 के कॉन्ग्रुएंट है, और 2 की पावर 3 आपका 8 के कॉन्ग्रुएंट है। इस बात का मतलब 2 की पावर 3 आपका 1 के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रांजिटिविटी का यूज कर लिया। अब क्योंकि हमें 2 की पावर 20 तक जाना है, 2 की पावर 20 तक जाने के लिए हम दोनों तरफ 6 पावर कर देते हैं कि तो 2 की पावर 18 हो जाएगा, और 1 की पावर 18 तो 1 ही होगा, मोड 7। हमें तो 2 की पावर 20 तक जाना था, तो अब इस कॉन्ग्रुएंस को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 स्क्वायर के साथ। इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइड तो आ जाएगा आपका 2 की पावर 20, और इस साइड आ जाएगा 4 इंटू 1 4, तो इसका आंसर है 4। 540, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 540 कैलकुलेट करना। ये आपका आइलर फाई फंक्शन है। आइलर फाई फंक्शन जैसे फाई एन का मतलब है साथियों, एन से छोटे वो सारे नंबर जो एन के साथ को प्राइम है, वो काउंटिंग में कितने हैं। जैसे 5 समझते हैं, 5 का मतलब है 1 2 3 4, फोर्थ। 5 से छोटे हमें वो सारे नंबर निकालने हैं और उनको काउंट करना है जो 5 के साथ को प्राइम है। जैसे 1 भी को प्राइम है, 2 भी को प्राइम है, 3 भी को प्राइम है, और 4। तो ये काउंट कितने हुए, 4। तो 5 का आंसर होता है 4। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए 5 8, तो 5 8 का आंसर होगा जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, 7 तक जाना होता है। 1 आपका को प्राइम है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, तो 5 8 का आंसर होता है 4। और अब कुछ रिजल्ट्स हैं आइलर फाई फंक्शन के ऊपर कि अगर आप किसी प्राइम नंबर का फाई निकालते हो तो वो p माइनस 1 आएगा। जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको, 5 आपका प्राइम नंबर था, जो इसका आंसर आया p माइनस 1 आया। और अगर m और n आपके अगर को प्राइम हो तो फाई दोनों के ऊपर अलग अलग हो जाता है, फाई m इंटू फाई n हो जाता है। 450 का आइलर फाई फंक्शन निकालना था, तो पहले हम 450 को फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं। जब आप इसको फैक्टर में ब्रेक करोगे तो आएगा साथी 2 की पावर 1 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर। और जैसे कि 2 की पावर 1 और 5 स्क्वायर आपस में को प्राइम है, ये अगर आपका रिजल्ट 2 के ऊपर होल्ड होता है तो फाइनाइट के ऊपर होल्ड होगा ही, तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। तो अब इन सभी की फाई की वैल्यू निकाल के हमें इनको सोल्व करना है। 2 आपका प्राइम नंबर है, 2 होगा 1, 5 ऑफ 5 स्क्वायर, 5 ऑफ 5 स्क्वायर निकालने के लिए साथियों हम 5 ऑफ p की पावर n, अगर p आपका प्राइम नंबर हो, तो अगर आपको किसी प्राइम नंबर की पावर का आइलर फाई फंक्शन निकालना हो तो इसका फार्मूला है p रेज टू पावर n माइनस p रेज टू पावर n माइनस 1। तो जैसा कि 5 स्क्वायर का निकालना है तो 5 स्क्वायर माइनस 5 की पावर 1, सिमिलरली 3 स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1। तो इसको सोल्व करोगे 25 माइनस 5 20, 9 माइनस 3 6, तो 26 120, तो इसका आंसर होगा 120। ऑप्शन देख सकते हो साथियों आप। उम्मीद है कि आपको किसी भी नंबर का आइलर फाई फंक्शन कैलकुलेट करना आया होगा। 19 क्वेश्चन है साथियों कि साइन u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, और आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये 4 ऑप्शन गिवन है। ये क्वेश्चन साथियों आपको ऑप्शन से सोल्व करने वाला है। इसको सोल्व करने के लिए हम साइन u प्लस आयोटा v का फार्मूला ओपन करेंगे, साइन a प्लस b वाला। साइन a प्लस b इसका फार्मूला ओपन करते हो तो बनेगा ये साइन u कोस आयोटा v प्लस कोस u साइन आयोटा v, और x प्लस आयोटा y एज इट इज चल ही रहा है। और जैसा कि हम साथियों जानते हैं साइन आयोटा x, अगर आप आयोटा को साइन के एंगल से बाहर निकालते हो विद नेगेटिव साइन, और विद नेगेटिव साइन बाहर आता है और अंदर आपका हाइपरबोलिक रह जाता है, तो साइन आयोटा एक्स होता है साथियों माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, और कोस आयोटा एक्स होता है हाइपरबोलिक एक्स। कोस आयोटा एक्स होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम, ये आपका बन जाएगा साइन यू कोस हाइपरबोलिक v प्लस कोस u माइनस ऑफ साइन माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक v, ये आपका x प्लस आयोटा y है। ये आपका बन जाए साइन u प्लस साइन u कोस हाइपरबोलिक v माइनस आयोटा कोस u
साइन हाइपरबोलिक v, ये आपका x प्लस आयोटा y है। तो यहाँ से आप रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी साइन u कोस हाइपरबोलिक v, और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस कोस u साइन हाइपरबोलिक v। और अब हमें ऑप्शंस को देखना है, जैसा कि हम इस हाइपरबोलिक के अंदर हमारे रिजल्ट को जानते हैं, कोस स्क्वेयर हाइपरबोलिक u माइनस साइन स्क्वेयर हाइपरबोलिक v का आंसर आपका 1 आएगा। तो इसको देखते हुए हम जब x की वैल्यू को इस सेकंड ऑप्शन के अंदर पुट करेंगे, जैसे कि आपका x आ जाएगा साइन u कोस हाइपरबोलिक v और y आ जाएगा माइनस कोस u साइन हाइपरबोलिक v, और इसके अंदर आप पुट करोगे तो ये आपका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का साथियों, टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस टेंजेंट इनवर्स 3x π/4 के इक्वल है, तो हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है। क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत थी, देन x इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पर हमें फाइंड x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो साथियों आपका टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y फार्मूले के ऊपर टोटली डिपेंड है। यहाँ से आप इसका फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस y, ऊपर प्लस होता है, नीचे 1 माइनस एक्स वाई, और टेंजेंट π/4 होता है टेंजेंट इनवर्स 1। तो यहाँ से दोनों तरफ टेंजेंट कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू है आपकी 2x के इक्वल है, y है आपका 3x के इक्वल, 2x प्लस 3x 1 माइनस 6x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो 5x इज इक्वल टू 6 माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 1, यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी 6x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब आप इसको फैक्टर्स में ब्रेक करते हो, इसका एक फैक्टर है प्लस 6, एक है माइनस 1, तो 6x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x कॉमन आ गया, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, आइदर दिस, और x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आई आपकी 1/6 और माइनस 1, और आपके ऑप्शंस के अंदर जो वैल्यू गिवन थी वो आपकी 1/6 गिवन थी। तो उम्मीद है साथियों आपको इस वीडियो से सॉलिड ज्योमेट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सोल्व करने आए होंगे, और नंबर थ्योरी के जितने भी ये फार्मूले डिपेंड क्वेश्चन है वो आपको जरूर करके जाने हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।